Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So today's topic about tools of recombinant DNA technology. Today's topic is tools of recombinant DNA technology. Okay. So chapter 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर, उससे ये हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए चालू करें टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ वी नो from the foregoing discussion that genetic engineering or rDNA technology can be accomplished only if we have key tools. तो rDNA technology या जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसको पूरा करने के लिए हमको कुछ टूल्स चाहिए, औजार चाहिए। दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, हमको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, लाइगेसेस जिसकी सहायता से आप डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स को जोड़ सकें, वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्या है? ये ओला है, कैब है, व्हीकल है, डीएनए मॉलिक्यूल है जो लेके जाएगा हमारा डिज़ायर्ड डीएनए। और होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म को आप जेनेटिकली मॉडिफाइड करना चाहते हैं, एक आपको होस्ट चाहिए। तो इतने हमको चीज़ें चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए टू कट डीएनए काटने के लिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए अगर आपको डीएनए जो पीस मिला, जीन मिला, उसका मल्टीप्लिकेशन कराना है तो आपको पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, लाइगेज चाहिए ताकि आप दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जोड़ सकें, वेक्टर चाहिए, वेक्टर में जिसमें आप लाइगेट कर देंगे अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए। जब आप वेक्टर से लाइगेट कर देते हैं एलियन पीस ऑफ डीएनए तभी ये कहलाता है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। साथ के साथ आपको होस्ट ऑर्गेनिजम्स चाहिए, होस्ट सेल चाहिए, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसमें आप इंट्रोड्यूस करेंगे इनको हमारे आरडीएनए को। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल। चलिए अब डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा टूल्स फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें हमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे आ जाइए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आर्बर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से आइसोलेट किएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बैक्टीरिया से मिलते हैं हमको। आर्बर ने इसको सबसे पहले आइसोलेट किया। दे आर कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर। इनको मॉलिकुलर सीजर बोल रहे हैं बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन कट डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, डीएनए को काट सकते हैं। इन 1978 आर्बर, स्मिथ एंड नाथन वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये आपके नीट के बाहर की लाइन है तो इसको आप स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा, अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लीजिएगा। इन 1978 आर्बर, स्मिथ एंड नाथन वर अवॉर्डेड टू नोबेल प्राइज, अवॉर्डेड मिला है उनको, नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। चलिए, इन द ईयर 1963 में टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई, एशेरेकिया कोलाई वर आइसोलेटेड। इनको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरियोफेज के यहाँ, बैक्टीरियोफेज हमारे वो वायरसेस हैं विच कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरियोफेज से जो बैक्टीरिया के अंदर जाता है मटेरियल, जो इन्फेक्शियस मटेरियल है वो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और ये कैप्सिड बाहर रह जाता है प्रोटीन का कोड। ठीक है जी। तो ये देखा गया रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। देखिए, आपके पास कोई सत्ता है, आपके पास कोई डायनेस्टी है, आपके पास कोई आपका कहिए कि भाई कोई आपका ऐसा एसेट है जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं, आप उसके मालिक हैं, और कोई दूसरा उस पर आके काबिज हो जाएगा, आपको कतई अच्छा नहीं लगेगा। तो बैक्टीरिया सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल, उसके पास बायोसिंथेटिक मशीनरी है, सेल है, वो लिविंग है। और बाहर से कोई आए, बाहर से कोई डीएनए आए और इसको सत्ता से बेदाखिल करके खुद काबिज हो जाए, मतलब बाहर से जो डीएनए आया है वो आने के बाद इस बैक्टीरियल सेल को ओवर पावर कर ले, ओवरकम कर ले और इससे अपने काम कराने लगे। कहीं मेरा ही तुम सामान बनाओ, मेरे ही डीएनए को तुम रेप्लिकेट करो, मेरे ही खोल तुम कैप्सिड बनाओ। तो ये कैसा लगेगा? बट नेचुरल है, बैक्टीरियल सेल इसको रेजिस्ट करेगा। वो रेजिस्ट करने का तरीका ये है कि बैक्टीरिया के पास क्या है, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है जिसमें दो एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में दो एंजाइम है। एक एंजाइम है न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, जो कट करता है डीएनए को, डीएनए जो आया है उसको रीड करेगा और यहाँ पे उसकी रिकॉग्निशन साइट होगी, पैलिंड्रोम साइट होगी, उसको काट देगा। तो बाहर से कोई आया, ये तलवार लिए बैठा बैक्टीरिया, ये उसको काट देगा।
डीएनए को काट देगा ताकि ये डीएनए बैक्टीरिया की सत्ता को ओवरकम ना कर ले, बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को ओवरटेक ना कर ले और बैक्टीरिया इसका गुलाम ना हो जाए। तो बैक्टीरिया के पास एक क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। उस डिफेंस मैकेनिज्म में 2 एंजाइम है जिसको हम रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम बोल रहे हैं। उसमें से एक एंजाइम है जो एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, डीएनए के मॉलिक्यूल को काटता है। अब इसके पास तो कैंची है, ये काट रहा है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, तो ये बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं काट देता? ये कैसे पहचानता है कि ये मेरा नेटिव डीएनए है, मतलब ये बैक्टीरिया का ही डीएनए है और ये डीएनए मॉलिक्यूल फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल है? उसके पास ये पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, वरना वो बैक्टीरिया के डीएनए को ये बैक्टीरिया की सेल में ही मिल रहा, तो बैक्टीरिया के डीएनए को ही काट देगा। और बैक्टीरिया के डीएनए को अगर ये काट देगा तो बैक्टीरियल सेल सर्वाइव कैसे करेगी? उसके लिए दूसरा एंजाइम है जो मिथाइलेशन करता है, मिथाइलेशन करता है, मिथाइलेटिंग एंजाइम है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। तो ये जो दूसरा एंजाइम है ये मिथाइलेशन कर देता है किसका? बैक्टीरिया के डीएनए का। बैक्टीरिया का डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना है, उसमें ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है न्यूक्लियोटाइड में। तो ये मिथाइल ग्रुप ऐड होने की वजह से एंडोन्यूक्लियस उसको कट नहीं करता। बाहर से जो बैक्टीरिया के डीएनए के अलावा जो बाहर से वायरस का डीएनए आया है उसको ये काट देता। ये है मैकेनिज्म, ठीक है जी। तो रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए अंदर आएगा बैक्टीरियल सेल में और कोशिश करेगा कि सत्ता कब्जिया ले, बैक्टीरियल सेल को अपना गुलाम बना ले और बैक्टीरियल सेल से अपना काम करने लगे। आप जानते हैं वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल एक्ट एज अ इनर्ट पार्टिकल एंड व्हेनेवर बैक्टीरिया वायरस ऑफ और जब भी डीएनए का वायरस एंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल, ये वायरस फिर ये डीएनए फिर आपका रेप्लिकेट करने लगता है। लेकिन आउटसाइड द होस्ट सेल ये कैसा है जी? इनर्ट पार्टिकल है। तो बैक्टीरियल सेल में जो वायरस का अंश एडमिट होने जा रहा है, एंटर होने जा रहा है, वो क्या है? वो केवल जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, प्रोटीन नहीं जाता, कोट नहीं जाता, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज इकोलाई में एंटर हो गया, उसके बाद उससे निपटेगा कौन? रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम निपटेगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कम द नेटिव जेनेटिक मटेरियल गेट सेव्ड बाय दिस एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस? कैसे बच गया हमारा बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, इस एक्शन से कैसे बच गया एंडोन्यूक्लियस से? तो वन ऑफ द दिस, ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, उसका एक एंजाइम कह रहा है, इसका रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का एक एंजाइम है एंडोन्यूक्लियस और दूसरा एंजाइम है मिथाइल ग्रुप जो ऐड करता है। वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, तो ये हमारा ई कोलाई का जो मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको नहीं कट लगा पाएगा, इस पर एक्ट नहीं कर पाएगा। वाइल द अदर कट डीएनए मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन प्रोसेस। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, ई कोलाई का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसने अपने वाले डीएनए को तो नहीं काटा क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, मिथाइलेटिंग एंजाइम ने। 2 एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और मिथाइलेशन वाला एंजाइम है। इन दोनों का मिलकर हम रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम बोल रहे हैं। तो बाहर से जो बैक्टीरिया आया है उसमें ये मॉडिफिकेशन नहीं है, उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको डीएनए को जो बाहर से आया है, जो आपके बैक्टीरियोफेज का, उसको ये काट देगा। While the other cut DNA means it is a part of restriction process. The later was called restriction endonuclease. जो कट लगा रहा है डीएनए को, उसको हम restriction endonuclease एंजाइम बोलते हैं। The first restriction endonuclease, पहला जो था वो HIND2 है, जो डिस्कवर हुआ, whose functioning depend on specific DNA nucleotide sequence। तो restriction endonuclease की functioning हमेशा डिपेंड होती है स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, उसी को रिकॉग्नाइज करता, उसी को रीड करके कट लगाता। तो द फर्स्ट एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2 था, whose functioning depend on a specific DNA nucleotide, जो स्पेसिफिक DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर डिपेंड करता है। आइसोलेटेड HIND2 को आइसोलेट किया गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से एंड कैरेक्टराइज 5 ईयर लेटर, और 5 साल बाद उसके कैरेक्टर का हमें पता लगा। इट वॉज फाउंड दैट HIND2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ये चीज़ बाद में नोटिस करी गई कि HIND2 हमेशा कट लगाता है डीएनए का मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक, जहाँ पे डीएनए में सेगमेंट में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी, केवल उसी सीक्वेंस को पहचान के कट लगा पाएगा। ठीक है जी।
तो Hnd2 ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। तो ये GTC GAC 5th प्राइम एंड 3rd प्राइम एंड ये DNA का थ्रेड जहाँ पे GTC GAC है उसी के बीचों बीच से ये काट देगा हमारा कौन सा Hnd2। तो ये बन जाएंगे आपके ब्लंट एंड। ब्लंट एंड और स्टिकी एंड क्या होते हैं अभी आगे आपको समझ में आएगा। ये बीचों बीच से कट लगा देता है, DNA को काट देगा 2 पीसेस में। तो GTC GAC और अपोजिट स्ट्रैंड पे भी देख लीजिए पैलिंड्रोम साइड है, वो भी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि पैलिंड्रोम साइड क्या होती है। इट वॉज फाउंड दैट Hnd2 ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। 6 बेस पेयर की सीक्वेंस को पहचानेगा। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है इसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं Hnd2 की। बिसाइड्स Hnd2 टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो आज की तारीख में मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नोन है जिसको हम लोग आइसोलेट कर चुके हैं। हैव बीन आइसोलेटेड ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। और सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो 900 से ज़्यादा मोर देन 900 जो आज तक आइसोलेट किए गए हैं ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया किए गए। ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। और हर एक इसमें से अलग अलग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग और इनका नॉमेनक्लेचर पे आइए अब आप कि कैसे नाम रखा जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। फर्स्ट लेटर जो इसका रहेगा जैसे EcoR1 से फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं EcoR1 तो E स्टैंड्स फॉर एशेरेकिया। तो ये फर्स्ट लेटर जो है नेम का कम्स फ्रॉम द जीनस, जीनस बता रहा। एंड द सेकंड 2 लेटर ये को स्टैंड्स फॉर कोलाई, एशेरेकिया कोलाई। 2 letters come from the species of the prokaryotic cell, bacterial cell from which they were isolated, जिनसे वो निकाले गए। एग्जाम्पल के तौर पे EcoR1 come from the Escherichia coli R113। In EcoR1 the letter R is derived from the name of the strain। Roman number following the name indicates the order in which the enzyme were isolated। तो EcoR1 ये R बता रहा है स्ट्रेन को, 13 बता रहा है कि ये 13th नंबर का एंजाइम है जो इस स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो EcoR1 में E स्टैंड्स फॉर एशेरेकिया, को फॉर कोलाई, R स्ट्रेन बता रहा है और ये रोमन नंबर जो है ये बता रहा है उसका कहिए कि सीरीज़ कहिए कि उसका सीरियल नंबर बता रहा है कि कौन सा ये एंजाइम है जो इस स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया। ठीक है जी। तो ये रोमन नंबर बताता है। रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड, कि एंजाइम किस सीरियल नंबर से, ये मतलब कितने नंबर का एंजाइम है जो उस स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया। रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। रोमन नंबर बता रहा है किस मतलब क्रम का 5वें नंबर का एंजाइम है, छठे का कि 7वें का, 5th है, 6th है, 7th है, 13th है, कौन सा। तो फर्स्ट लेटर बता रहा है जेनरिक नेम, सेकंड लेटर बता रहा है स्पीसीज, थर्ड लेटर बता रहा है स्ट्रेन, फोर्थ लेटर ऑर्डर इन विच एंजाइम इज आइसोलेटेड। तो यहाँ पे देखिए EcoR1 में पूरा जो है एशेरेकिया कोलाई, CO स्टैंड्स फॉर कोलाई, R स्ट्रेन, 1 ऑर्डर आइसोलेटेड, कि कौन सा ये एंजाइम है EcoR1। ठीक है जी। Hnd3 हीमोफिलस, H स्टैंड्स फॉर हीमोफिलस, IN फॉर इन्फ्लुएंजी, D स्ट्रेन है। बेसिकली हिंद में RD था ये, लेकिन R क्योंकि यूज़ हो गया था तो D यूज़ किया गया, सेकंड लेटर D स्ट्रेन है। और 3 कि 3rd नंबर का ये एंजाइम है। बाम H1 बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियन, पूरा इसका अमाइलो लिक्विफेशियन है। H स्ट्रेन है, फर्स्ट एंजाइम है जो उसमें से आइसोलेट किया गया। इसकी रिकॉग्निशन साइट भी EcoR1 की तो आप जानते ही हैं, GAATTC, ये तो आपको पता ही है कि यहाँ से कट लगाएगा GAATTC, ये तो आपकी बुक में दे रखा है। Hnd3 का AAGCTT, AAGCTT, तो अपोजिट स्ट्रैंड पे भी देखिए पैलिंड्रोम हो जाएगा AAGCTT। ठीक है जी। और बाम H1 का GGATCC, तो GGATCC, ये अगर आप याद रखना चाहो, आपकी बुक में दे नहीं रखा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। ये हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रपोज बाय स्मिथ एंड नेथन थे जिन्होंने इसको प्रपोज किया कि नॉमेनक्लेचर कैसे करना। ठीक है जी। चलिए आगे। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।
तो BAM-H1 बेसिलस अमाइलो लिक्विफेशन पूरा नाम आ गया। देखिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GG AT CC, वहीं पे आपको दिखाया था कट यहाँ से लगेगा GG के बीच में, इधर GG के बीच में, तो ये इस तरह से बना देगा आपके स्टिकी एंड। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है। इको R1 में एशेरेकिया कोलाई RY13 से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। GAATTC आपकी बुक में साफ साफ दे रखा है। कट के लगने के बाद इस तरह से बन जाएगा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी RD, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी RD से 3 और 2, इसकी रिकॉग्निशन साइट है AAGCTT, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी 3 की, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी 2 की है GTC GAC GTC GAC। ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये तीनों स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ब्लंट एंड स्टिकी एंड हम लोग आगे देखते हैं अभी क्या होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। किस में आ रहे हैं? न्यूक्लियस एंजाइम में, न्यूक्लियस एंजाइम कैटेगरी में आ रहे हैं। न्यूक्लियस वो जो DNA RNA को कट लगाए। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो है जो न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द एंड से, ये एक्सोन्यूक्लियस है जो बिल्कुल एंड से रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड। वेयर एस एंडोन्यूक्लियस में कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA। और ये जो हमारा एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस विद इन द DNA के अंदर से स्पेसिफिक सीक्वेंस, जैसे कि अभी आपने देखा इको R1 की स्पेसिफिक सीक्वेंस है GAATTC, तो जहाँ पे भी ये सीक्वेंस आएगी वो G और A के बीच में कट लगा देगा। ठीक है जी। और बेसिलस अमाइलो लिक्विफेशन की क्या थी? GG AT CC, ये BAM-H1 की है, तो इसको आप याद रखना चाहो तो रख लो। और हिंद 3 की है AAGCTT, ये हिंद 3 की है, तो इसको आप याद रखना चाहो तो रख लेना, काम आ जाती कई बार। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ DNA, लेंथ को रीड करेगा। वंस इट फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जहाँ पे उसको, जैसे ये सीक्वेंस इको R1 को आप यूज़ कर रहे हो तो रीड करता चल रहा है। देखिए स्पेसिफिक सीक्वेंस आई, कट लगा देगा यहाँ पे और यहाँ पे। इट विल बाइंड टू द DNA एंड कट ईच ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स, तो दोनों हेलिक्स, दोनों ये मतलब स्ट्रैंड पे, हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड पे कट लगा देगा और सेम न्यूक्लियोटाइड के बीच में लगाएगा एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो यहाँ पे भी कट लगा दी और हाइड्रोजन बॉन्ड भी कट गया, ये भी कट गया, तो ये अलग अलग हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड। कट लगने के बाद ये देखिए ये स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, तो ये स्टिकी एंड कहला रहे हैं। ठीक है। इको R1 का यहाँ पे वर्किंग दिखा रखी है कि कैसे वर्क करता है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा इन द DNA। डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर? पैलिंड्रोम्स क्या है? दीज आर ग्रुप्स ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इंग्लिश लिटरेचर में पैलिंड्रोम हम उनको बोलते हैं, ऐसे वर्ड है जिनको आप फॉरवर्ड टू बैकवर्ड पढ़ें, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड पढ़ें, सेम अल्फ़ाबेट आएंगे स्पेलिंग में MALAYALAM, और इधर से इधर पढ़िए सेम आएंगे। ये तो हो गया आपका इंग्लिश लिटरेचर का। और आपके DNA में, तो DNA में जब आप 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड मूव हो रहे हैं, तो यहाँ देखिए सीक्वेंस आई GAATTC, और अपोजिट स्ट्रैंड पे जब आप 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड मूव होते हैं तो आपको सेम सीक्वेंस अपीयर और न्यूक्लियोटाइड की, तो उनको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो देखिए GAATTC, ये आपकी इको R1 की है। इको R1 इसको पहचानेगा, G और A के बीच में कट लगाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा और यहाँ पे भी G और A के बीच में कट लगेगा, तो ये आपका एक उसमें निक बन जाएगा, खांचा बन जाएगा, ये दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे। एज अगेंस्ट अ वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सेम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, द पैलिंड्रोम इन DNA में जो पैलिंड्रोम है, सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड। ये ऐसी सीक्वेंस है बेस पेयर की, कह लीजिए न्यूक्लियोटाइड की, जब आप एक स्ट्रैंड पर पढ़ रहे हैं पोलैरिटी सेम रहनी चाहिए 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड, और दूसरे स्ट्रैंड पे भी जब आप सेम पोलैरिटी में पढ़ेंगे तो सीक्वेंस सेम दिखाई देगी।
that read same on both the strand on 2 strand when orientation of reading is kept the same। तो ओरिएंटेशन रीडिंग की जब आप 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड और इधर भी जब आप 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड पढ़ रहे हैं तो ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। तो सेम अल्फ़ाबेट अगर अपीयर हो, सेम नाइट्रोजिनस बेसिस अगर अपीयर हो तो हम कहेंगे कि ये पैलिंड्रोम साइट है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन 2 स्ट्रैंड इन 5th प्राइम एंड टू 3rd प्राइम एंड डायरेक्शन। दिस इज आल्सो ट्रू इफ वी रीड इन 3rd प्राइम एंड टू 5th प्राइम एंड। तो ये आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है पैलिंड्रोम साइट का। ठीक, चलिए आगे। DNA इज अ डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल वेयर ईच स्ट्रैंड एंड अ सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब आप इसमें पढ़ रहे हैं और इधर पढ़ रहे हैं तो देखिए इसमें क्या पैलिंड्रोम साइट आ रही है, GCA TTC GAA पैलिंड्रोम नहीं है, अलग अलग है। पैलिंड्रोम कौन सी है? पैलिंड्रोम होगी जिसमें आप जब इधर से इधर चले GCATGC ये पैलिंड्रोम है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब आप पढ़ रहे हैं तो सेम आ रही है, इसमें सेम नहीं आ रही, ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये पैलिंड्रोम है। ये हो गया आपका पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल। ठीक है जी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर में नहीं काटेगा, लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। इको R1 देखिए, सेंटर तो ये है, अगर सेंटर से काट देगा तो ब्लंट एंड बनेंगे। हम लोग ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करते हैं जो सेंटर से ना काट के सेंटर से अवे से काटे, बट बिटवीन द सेम 2 बेसिस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड। लेकिन ये G और A के बीच में अगर एक स्ट्रैंड पे काट रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड के बीच में भी G और A के बीच में काटेगा। तो सेंटर से थोड़ा अवे से काटे, बट बिटवीन द सेम 2 बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड। तो आप देखेंगे कट लगने के बाद देखिए थोड़ा सा ये स्ट्रेच, हैंगिंग स्ट्रेच है जिसके अपोजिट दूसरे एंड पे स्ट्रैंड नहीं है, इधर भी नहीं है। ठीक है, इस तरह के जो बनते हैं उनको हम स्ट्रीकी एंड बोलते हैं, जब थोड़ा सा स्ट्रेच आगे को आपका मतलब ऐसा होता है जो सिंगल स्ट्रैंड होता है। दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन एट द एंड, क्योंकि उसने सेंटर से नहीं काटा है, सेंटर से थोड़ा सा अलग से काटा है। तो ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया। ये देखिए, तो ये बन गया आपका स्टिकी एंड, ये बन गया आपका स्टिकी एंड। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेच, आगे को निकले हुए स्ट्रेच है, कॉल्ड स्टिकी एंड ऑन बोथ स्ट्रैंड, क्योंकि उसने सेंटर से नहीं काटा, सेंटर से थोड़ा सा अवे से काटा है, जिससे क्या बन जाएंगे, स्टिकी एंड बन जाएंगे। अगर सेंटर से काटेगा तो ब्लंट एंड बनेंगे। दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड। तो एंड में आके देखिए थोड़ा सा ऐसा है स्ट्रैंड जो सिंगल स्ट्रैंड है, उसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं है क्योंकि वो कट गया। दीज आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेच, ये ओवरहैंगिंग है, ये जो 4 एक्स्ट्रा है, कॉल्ड स्टिकी एंड्स। ये स्टिकी एंड है हर एंड पे ऑन ईच स्ट्रैंड। तो 2 स्ट्रैंड आपका क्योंकि 20 से टुकड़ा हो गया, अलग अलग हो गए, तो 2 आपके स्टिकी एंड बन जाएंगे। दीज आर नेम्ड सो, इनको स्टिकी एंड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंटरी कट काउंटर पार्ट्स, कि जैसे ही इनके अपोजिट इनका काउंटर पार्ट वाला कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस वाला स्ट्रैंड आएगा, ये उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम DNA लाइगेज। और ये जो आखिरी में आपका थोड़ा सा स्ट्रेच अलग है, CA, ये वाला जो स्ट्रेच अलग है CTAG, जैसे ही इसके अपोजिट GATC आएगा, ये उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर लेगा। ठीक है जी। तो इसमें देखिए इको R1 से अगर आप कट लगा रहे हैं तो ये ऐसे, ये अलग हो गया और ये वाला हिस्सा अलग हो गया। उनके बीच में थोड़ा सा गैप दिखा दिया कि ये 4 आपके न्यूक्लियोटाइड जो उसके अपोजिट कुछ भी नहीं है, स्टिकी एंड बना रहे हैं। ये 4 न्यूक्लियोटाइड इसके अपोजिट कुछ भी नहीं है, स्टिकी एंड बना रहे हैं। इसको आप बिल्कुल सरका के इधर इसके आगे ले आइए, तो इनको जोड़ दीजिए। यही तो जुड़े हुए थे जिसको आपने कट लगा के अलग अलग कर दिया। और अगर बाम को यूज़ करेंगे तो बाम की साइड GGATCC है, तो ये बन जाएगी बाम का आपके स्टिकी एंड, इस तरह से बनेंगे। अगर आप बाम H1 को यूज़ कर रहे हैं और इको R1 को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रिकॉग्निशन साइट अलग है, बाम को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रिकॉग्निशन साइट अलग है। ठीक है जी, चलिए आगे। एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखिए, ये आपकी बुक का डायग्राम। GAATTC, इको R1 ने रीड किया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, हाइड्रोजन बॉन्ड भी काट दिए, तो क्या हुआ ये देखिए। अब इसको काट के ये हिस्सा अलग हो गया और ये हिस्सा अलग हो गया, यही इन्होंने दिखाया है। इसको आप सरका के आगे ले आइए, ये देखिए TTAA के अपोजिट AATT, उनको उन्होंने थोड़ा दूर करके दिखा दिया कि ये हमारे स्टिकी एंड बन गए। जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेच है सिंगल स्ट्रैंड का थोड़ा सा,
और जैसे ही एक दूसरे के सामने आएंगे और उसकी काउंटर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी, बेस सीक्वेंस होगी, तो उसके साथ वो बेस पेयरिंग कर लेगा और बना लेगा क्या, उसके साथ डीएनए लाइगेज की सहायता से बॉन्ड फिर से बना लेगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आरडीएनए बनाने को यूज़ किए जाते हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। आरडीएनए क्या है, जिसमें आप डीएनए के मॉलिक्यूल डिफरेंट सोर्सेज के जोड़ देते हैं। व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अगर हम वेक्टर को काटें सेम रिस्ट्रिक्शन उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जिससे आपने अपना डिजायर्ड जीन काटा, द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम स्टिकी एंड, तो सेम स्टिकी एंड होंगे। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप काट रहे हैं, आप हमारे वेक्टर को भी काटें और जीन जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के जीनोम से, जैसे ह्यूमन जीनोम से, तो अगर इको R1 से आप अपना डिज़ायर्ड डीएनए जीन काट रहे हैं और इको R1 से ही आप वेक्टर काट रहे हैं, तो ये जो स्टिकी एंड बनेंगे वो सेम काइंड के स्टिकी एंड होंगे, जिससे वो आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। डीएनए फ्रेगमेंट्स ज्वाइन ऑफ स्टिकी एंड, तो ये देखिए स्टिकी एंड जो है, क्योंकि इसमें भी आपने इको R1 यूज़ किया है मॉलिकुलर सीजर के तौर पे इस डीएनए को काटने में और इस डीएनए को काटने में भी। अब जैसे ही एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी, डीएनए लाइगेज उसमें उनको फैसिलिटेट करेगा और ये दोनों डीएनए जो आपके डिफरेंट सोर्सेज के हैं वो कंबाइंड कर जाएंगे आपस में। दिस स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइन टुगेदर यूजिंग डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की सहायता से स्टिकी एंड जोड़े जा सकते हैं। डीएनए लाइगेज हरगोविंद खुराना ने इसको डिस्कवर किया था T4 बैक्टीरियोफेज में। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी की नहीं है, इसको नोट कर लीजिए चाहें तो। दे ज्वाइन टू इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। डीएनए लाइगेज ज्वाइन कर देगा इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंड, अलग अलग जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उनको जोड़ देगा। डबल स्ट्रैंड डीएनए के जो अलग अलग फ्रेगमेंट हैं, टू इंडिविजुअल फ्रेगमेंट, दो अलग अलग फ्रेगमेंट डबल स्ट्रैंड डीएनए के, बाय फॉर्मिंग फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन देम। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन देम फॉर्म हुआ और इस तरह से दो डीएनए के अलग अलग मॉलिक्यूल जोड़ दिए गए। देयरफॉर एक्ट एज अ मॉलिकुलर ग्लू। तो ये जो डीएनए लाइगेज है ये मॉलिकुलर ग्लू है, फेविकोल है। You may have realized this that normally, unless one cut the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector cannot be created. तो recombinant vector बनाने के लिए वेक्टर जिसमें आपने अपना डिजायर्ड डीएनए इंट्रोड्यूस करवाया है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर तभी बनेगा जब वेक्टर को भी आप कट करें जिस आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से वेक्टर में निक बनाया है, कट लगाया है, उसी मॉलिकुलर सीजर से, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अगर आपने डिजायर्ड डीएनए काटा है, तब ये स्टिकी एंड जो होंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और तभी ये दोनों लाइगेज की सहायता से जुड़ के आरडीएनए बनाएंगे। तो यहाँ तक आप रुकिए, अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। यहाँ तक हम लोगों ने आरडीएनए बनाना पढ़ लिया है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नॉमेनक्लेचर देख लिया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया में मिलेंगे। बैक्टीरिया से आपके ये एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। 900 से ज़्यादा आज की तारीख तक ये एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं और नियर अबाउट 230 स्ट्रेन्स हैं जिनसे इनको एक्सट्रैक्ट किया गया है। इनके नॉमेनक्लेचर की भी हम लोगों ने बात कर ली। तो फर्स्ट नेम इंडिकेट कर रहा है जीनस, सेकंड जो नेम में आ रहा है 2 वर्ड्स बता रहे हैं उसकी स्पीसीज, उसके बाद हमारा स्ट्रेन बताया जा रहा है, उसके बाद जो रोमन नंबर है वो उसका सीरियल नंबर बता रहा है कि किस नंबर का ये एंजाइम है जो उससे निकाला गया। हिंद 2 हमारा सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। ठीक है जी, हिंद 2 हमारा फर्स्ट है और हिंद 2 के बाद कई सारे निकाले जा चुके हैं। मोर देन 900 आज की तारीख में हम लोग को नोन है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैलिंड्रोम साइट को, रिकॉग्निशन साइट को रीड करते हैं, वहाँ पे वो कट लगाएंगे। और 2 तरह के हैं ये, कुछ स्टिकी एंड बनाते हैं, कुछ ब्लंट। हम लोग जो आरडीएनए में यूज़ कर रहे हैं वो स्टिकी एंड बनाने वालों को यूज़ कर रहे हैं। हम लोग ऐसे को यूज़ करेंगे जो सेंटर से ना काटे, सेंटर से बाहर से काटे। तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस कैटेगरी में आ रहे हैं। ये न्यूक्लियस वो हैं जो डीएनए को काटते हैं। एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर से कट लगाएंगे, मतलब बिल्कुल एंड के टर्मिनल को न्यूक्लियोटाइड को काटेंगे। और एंडोन्यूक्लियस वो है जो डीएनए के मॉलिक्यूल को अंदर से काटते हैं, मतलब बीच में से कहीं से काटेंगे जहाँ पे उनकी रिकॉग्निशन साइट होगी। ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं जो कि डिस्कस हो गई हैं। स्टिकी एंड ब्लंट एंड आप समझ गए हो। रिकॉग्निशन साइट पूछी जाती है, इतना आप याद रखिए। अगले लेक्चर में डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी।
तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा और आखिरी तक आप आ गए हो, आपने 30 मिनट झेल लिया है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करेंगे, उसके बाद इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। थैंक यू।